नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? 2 दिनों से ये सेशन नहीं हो पाया। 4 और 5 तारीख को मैंने आपको बताया भी था कि 4 तारीख को हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ गोगा जी की रात थी, तो हम वहां चले गए, इसीलिए ये सेशन नहीं हो पाया। और कल हमारे छोटे वाले बच्चे का जन्मदिन था, तो ये सेशन हम वहां पे टाइम दिया, तो ये सेशन नहीं हो पाया। लेकिन आज फाइनली इस यूनिट को पूरा करते हैं, और इस यूनिट के पूरे होते ही आपकी लगभग जो है वो कितनी यूनिट पूरी हो जाएगी आपको पता है? 18 सेशन हो गए हैं हमारे। अगर आप एसएसटी से तैयारी कर रहे हो तो ये एसएसटी का हम डिस्कस कर रहे हैं, और एसएसटी के अंदर हमारे जो है वो 18 टॉपिक जो है वो क्या हो गए हैं, सॉरी 18 सेशन हो गए, जिसमें हमने 1 2 3 4 यूनिट पूरी कर लेंगे। आज यूनिट 4 पूरी कर लेंगे। अगर टॉपिक की बात करोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टॉपिक 11 टॉपिक कवर हो जाएंगे 4 यूनिट के। 11 टॉपिक 4 यूनिट के आपके जो है वो आज कवर हो जाएंगे पूरी तरह से। तो आइए करते हैं शुरुआत। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप? मीनाक्षी जी स्वागत आपका, कमलेश स्वागत आपका, खुशबू, वर्षा एंड बाकी जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आइए फट से शुरू करते हैं सेशन की, क्योंकि 2 दिनों से सेशन हुआ नहीं है वैसे भी, तो ज्यादा बातें नहीं करके सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज 2 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा तो बचा हुआ है, नेशनल इनकम अपना और मानव विकास को पढ़ेंगे। ठीक है, मानव विकास को अपन नए तरीके से जो है पढ़ने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो चलिए, अगर आपने ये पहले के ये सेशन नहीं देखे हैं 17 और आप एसएसटी से तैयारी कर रहे हो, तो शायद कोचिंग में तो आपको बाद में करवाएंगे, लास्ट में अभी जीके वगैरह करवा रहे होंगे, तो ये टॉपिक आप देख सकते हो और फिर आप अपना कंपेयर कर सकते हो, आप जहां से भी पढ़ रहे हो। हमारे यहाँ तो आप बिल्कुल शुल्क मुक्त पढ़ रहे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि आप अच्छे अच्छे विषय विशेषज्ञ से किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी पढ़ रहे हैं आप, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग भी कर रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं किसी ऐप के माध्यम से। तो आप एक बार चेक करना कि आप कैसे है हमारा, हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें और उसमें क्या कैसा है, आप तुलना करना और फिर हमें बताना। मूलचंद जी कैसे हैं आप? तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। लास्ट सेशन में हमने जो है वो बहुत सारी चीजें जान ली थी। हमने क्या क्या जान लिया था, थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास हमने देखा। शुरुआत 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने की। इन्होंने पुस्तक लिखी पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी। वैज्ञानिक आधार पर इसका जो आंकलन किया गया था राष्ट्रीय आय का, वो 1931-32 में किया गया था, 62 रुपए थी उस टाइम। इसके बाद 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, 1951 में सीएसओ का गठन किया गया, और 2021-22 की जो प्रति व्यक्ति आय है वार्षिक तौर पर वो है 91,481 रुपए, और 2020-21 की थी 85,110 रुपए। ठीक है, और सूत्र क्या है? कुल आय बटा कुल जनसंख्या अगर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को जानने से पहले उस देश के कुछ तो बिंदु है जिनको हमें जानना जरूरी होता है, जैसे कि जीडीपी क्या है उस देश की, जीडीपी को जानना बहुत जरूरी है। जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन, और ये किसी देश विशेष की सीमा के अंदर जो भी उत्पादन होता है उसे जीडीपी कहते हैं। इसके बाद जीएनपी है, यह है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादन, जिसके अंदर हम भारत के सारे भारतीयों की प्लस विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आय को जोड़ते हैं और माइनस कर देते हैं भारत में रहने वाले विदेशी लोगों को। यह भी हमने डिटेल में पढ़ा था। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट पढ़ा था और एनडीपी हमने पढ़ लिया था। इन चारों का हमने विश्लेषण कर लिया है, और ज्यादा गहराई से अगर जानना है तो आप पीछे वाले सेशन जो है देख सकते हैं। आज अब इसके आगे चलते हैं और राष्ट्रीय आय की चर्चा करते हैं। एमके कैसे हैं आप? राष्ट्रीय आय की अपन जो है करते हैं चर्चा कि राष्ट्रीय आय क्या है। हमने बेसिक जो राष्ट्रीय आय के जो कॉन्सेप्ट है उनको समझ लिया है, और अब राष्ट्रीय आय को हम समझने का जो है वो प्रयास करते हैं। करें शुरू।
शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय क्या है, अब तक जो आपने पढ़ा उस आधार पर अगर आपको याद आ रहा है, हालांकि 2 दिन बीच में गैप हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको याद आ रहा है तो हमने आपको बताया था कि किसी भी राष्ट्र में या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंदर, और वो वर्ष का समय क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के मध्य, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक फाइनेंशियल वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, वस्तु प्रोडक्ट को भी हम किस में बदलेंगे, पैसे में बदलेंगे। जैसे हमारे पास ये पेन है, तो ये पेन कितने रुपए की है जी, ये पेन 2000 रुपए की है, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 2000 रुपए लिखेंगे, ना कि हम ऐसा लिखेंगे पेन। तो वस्तु और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को, सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे हमने एनएनपी पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा है तो एनएनपी को अगर आप फैक्ट्री प्राइस पर ज्ञात करते हैं तो वो भी राष्ट्रीय आय कहलाती है। एक बच्चा कमेंट कर रहा है ATBPT, शायद आप पहली बार इस सेशन में आए हो या फिर आपने शायद सिलेबस नहीं देखा है। मेरे भाई, आपने सिलेबस नहीं देखा है क्योंकि आप थोड़े से गैर जिम्मेदार लग रहे हो मुझे, जैसे आप कमेंट कर रहे हो उस अकॉर्डिंग। तो आप कह रहे हो कि सर SST मेन सब्जेक्ट की क्लास शुरू कर लो। सर प्लीज हम आपसे विनती करते हैं कि SST मेन जो सब्जेक्ट है उसकी क्लास शुरू करो। तो आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष भी हो रहा है और बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है कि आप सिलेबस नहीं जानते हो। जब आप यहां पर आए तो आपने टाइटल तो पढ़ा होगा क्लास का, रीड L2 SST मुख्य परीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास मानव विकास, पढ़ा था क्या आपने? अगर पढ़ा होता और सिलेबस का आपको पता होता तो ये क्वेश्चन आप नहीं करते। दुख भी हो रहा है कि आप लापरवाही दिखा रहे हैं और ये समय लापरवाही का नहीं है। आपके रीड के SST सब्जेक्ट के 11 टॉपिक प्लस 11 टॉपिक की 4 यूनिट, यानी यूनिट के अनुसार देखोगे तो 4 यूनिट पूरी करवा दी है और टॉपिक्स के अनुसार देखोगे तो 11 टॉपिक पूरे करवा दिए भाई। ठीक है, जाग जाओ वरना फिर सोते ही रह जाओगे। देखिए राष्ट्रीय आय जो होती है, राष्ट्रीय आय का वितरण क्षेत्र जो होता है वो किससे होता है भाई? किसी भी राष्ट्रीय देश की राष्ट्रीय आय जो होती है, राष्ट्रीय आय का वितरण क्षेत्र क्या होता है? 3 क्षेत्रों से होता है भाई। राष्ट्रीय आय जो होती है आपको यहीं से तो प्राप्त होती है और यहीं पर आप पैसा लगाते हैं वापस। एक तो होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, ये आपको मैंने पहले से बता रखा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर बता देता हूं। द्वितीयक
और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आता है किसान, जो कि डायरेक्ट प्रकृति से वस्तुओं को उत्पादित करता है। किसान जो कृषि करता है, मछली पालन करता है, ये जो सारे काम करता है, यानी किसान जनरली प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में व्यापारी आते हैं और तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? सेवा क्षेत्र आता है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएंगे? किसान। द्वितीय क्षेत्र में कौन आएंगे? व्यापारी। और तृतीय क्षेत्र में कौन आएंगे? बैंक, परिवहन, ये आएंगे, ये तृतीय क्षेत्र में आएंगे। नौकरी किस में आएगी? नौकरी गवर्नमेंट नौकरी या प्राइवेट नौकरी, ये भी तृतीय क्षेत्र में ही आएगी। सेवा क्षेत्र आता है इसमें। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है? तो प्राथमिक क्षेत्र का 17% योगदान है और द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है वो 29% योगदान है और तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है वो 53% योगदान है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान आजादी के समय यानी सन 1947 में ये लगभग 70% तक था प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, लेकिन अब बदल गया है। लेकिन किसी भी देश के लिए किस क्षेत्र का योगदान ज्यादा होना चाहिए, यह भी हमने बताया था आपको कि जिस देश में तृतीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा होगा वो देश विकसित होगा। जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका है, बाकी जितने भी विकसित देश हैं, उनकी राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र का योगदान तभी ज्यादा हो सकता है जब प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र अच्छे से विकसित होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो सीएसओ राष्ट्रीय आय की गणना करता है। लिख दीजिए राष्ट्रीय आय की, हालांकि पहले भी लिखाया हुआ है राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है, सीएसओ द्वारा की जाती है। ठीक है, और इस सीएसओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब? 2 मई 1951 में। इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? स्थापना 2 मई 1951 में हुई है। ठीक है, और चर्चा करते हैं। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। और आधार वर्ष जो है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसको मोस्टली लिखना कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष क्या है। राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष देखो, मैं आपके रीड के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूं। 2017-18 है। इससे पहले जो था वो क्या था? 2011-12 था। पहले ये था और वर्तमान में ये है। इस टॉपिक को और लंबा भी खींचा जा सकता है। इस टॉपिक को और लंबा भी खींचा जा सकता है। राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर, है ना, राष्ट्रीय आय प्रचलित कीमतों पर। जनरली राष्ट्रीय आय जो है वो 2 तरीके से आप याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय 2 तरीके से याद की जाती है। एक तो होती है चालू कीमतों पर, चालू कीमतों पर। चालू कीमतों पर। और एक होता है स्थिर कीमतों पर।
मान लीजिए कि आप राष्ट्रीय आय ज्ञात करना चाहते हैं अपने घर की। आपका घर ही आपके लिए तो राष्ट्र है, हमारे लिए तो हमारा घर ही राष्ट्र है भैया, है ना। हम अपने घर की क्या ज्ञात करना चाहते हैं, कीमत, राष्ट्रीय यानी घर की आय ज्ञात करना चाहते हैं। तो घर की स्थिर कीमत का अर्थ तो हो गया एक स्थिर कीमत, और चालू कीमत का मतलब क्या है कि आज तो चीनी है 50 रुपए किलो, हो सकता है कि 5 दिन बाद वो 45 रुपए किलो हो जाए, 10 दिन बाद वो 55 रुपए किलो हो जाए। तो वर्तमान में तो क्या होता है, प्राइस का वेरिएशन होता रहता है, कभी ऊपर कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन होती रहती है। लेकिन स्थिर कीमत पर एक आधार वर्ष बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है, एक आधार वर्ष बना लिया जाता है कि भाई आधार वर्ष है हमारा कि 2017 में क्या कीमत थी, जैसे चीनी की क्या कीमत थी, पेट्रोल की क्या कीमत थी, गेहूं की क्या कीमत थी, जो भी हमारे देश में प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्या कीमत थी 2017-18 में। उस कीमत के आधार पर हम क्या कर लेते हैं, राष्ट्रीय आय ज्ञात कर लेते हैं। इसका डाटा ज्यादा सही होता है, इसका डाटा थोड़ा सही नहीं होता है, क्योंकि ये चालू कीमत में होता है और इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, अब एक बात और लिख लेते हैं इसमें, फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। हमारे रीट में जितना गहरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम उतना पढ़ रहे हैं। बाकी देखो राष्ट्रीय आय का एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, लेकिन मुद्दा यह है कि हमारे कितने काम का है, जितना हमारे काम का है उतना आपको मैं करवा रहा हूं। ठीक है, लिखिए प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात करेंगे। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया ही था। राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय जितनी भी आपके राष्ट्र की एक वर्ष की आय है उसमें कुल जनसंख्या का अगर हम भाग दे देते हैं, कुल जनसंख्या का अगर हम भाग दे देते हैं तो क्या आ जाती है, प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किसकी है, भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय तो ये है गोवा। गोवा के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा पैसे जो है वो कमाते हैं, और सबसे कम है बिहार की, सबसे कम बिहार की है, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की है सबसे ज्यादा। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा दिल्ली की है। बस इतना काफी है इसमें, है ना। आपसे जीडीपी पूछा जा सकता, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जा सकता है, जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ, जीएनपी का फुल फॉर्म बताओ, एनएनपी का फुल फॉर्म बताओ, राष्ट्रीय आय कौन ज्ञात करता है, सीएसओ ज्ञात करता है, सीएसओ की स्थापना बता दो, सीएसओ का मुख्यालय बता दो, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का सूत्र बता दो, प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात करते हैं इसका सूत्र बता दो। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो उतना गहरा पूछा जाएगा, आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस। अब देखो ये टॉपिक तो हो गया पूरा। नेक्स्ट टॉपिक आता है मानव विकास। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है मानव विकास। मानव विकास ये आपकी कक्षा 11 के अंदर एनसीईआरटी भूगोल में भी टॉपिक है, लेकिन वहां पर जो टॉपिक था वो थोड़ा ऐसे बेचीदा टॉपिक था, आरएस के लायक टॉपिक था। वो प्रैक्टिकल टॉपिक कम था और थ्योरेटिकल टॉपिक ज्यादा था। जैसे कोई अगर बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है मुख्य पेपर की, उसके काम का था, और आरएस मुख्य पेपर की तैयारी कर रहा है उसके काम का था। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने जो है वो इस टॉपिक को अपने तरीके से आपको करवा रहे हैं। ठीक है, अपने तरीके से आपको जो है वो करवा रहे हैं। देखिए क्या होता है मानव विकास। तो मानव कौन है, हम मानव हैं।
आप सब मानव हैं। तो किसी भी देश के अंदर, विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, उन देशों में मानव जो रहते हैं, इंसान जो रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है। जैसे हम थोड़े से पुराने समय में जाएंगे, आज से 20 साल पहले जाते हैं, 1951 की बात करते हैं हम, तो 1951 में भारत के लोगों की क्या स्थिति थी? बहुत ज्यादा गरीबी थी, भूखमरी की समस्या थी। अच्छा, हम चलो 1951 में गुरुजी मेहाई को नहीं माने के रोकी हुई, आप लगभग लोग जो है वो 1990 के करीब तो सभी थे ना। आप में से लगभग बच्चों का जन्म 1990 1995 के करीब हुआ है, किसी का 96 97 में भी हुआ होगा, लेकिन लगभग आप 1990 से 95 के बीच के बच्चे हैं जिनका जन्म हुआ है। तो आपको याद है लगभग 2000, 1999, 1998, 2004, 2003 में कैसी स्थिति थी? राष्ट्रीय आय का क्या सूत्र है? सूत्र नहीं है राष्ट्रीय आय का। राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी राष्ट्र के एक वर्ष की, किसी राष्ट्र के एक वर्ष की जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन है, उनका अंतिम शुद्ध मूल्य जो होता है वो राष्ट्रीय आय होता है। यही इसका सूत्र है। बस आपसे पूछ लिया जाएगा राष्ट्रीय आय होती है, अंतिम वस्तु होती है, प्रारंभिक मूल्य होता है, इस तरीके से आपको कुछ जो है लाइनें लिख दी जाएगी। ठीक है, अब समझो मानव विकास क्या होता है। हम सब जो है वो अराउंड 2000, सन 2001, 2002, 2003 की बात याद है। मैं बताता हूं अगर अपने जीवन की, तो हम जब 2001-2 के करीब या 1999, 98, मुझे याद है 1999 की भी बातें मुझे अच्छे से याद है, 97, 98, 95 तक की बातें मुझे अच्छे से जो है वो याद है, मेरे जहन में है। उस टाइम घर में एक भी कूलर नहीं हुआ करता था, कूलर नाम से हम कोई चीजें जानते नहीं थे, पंखा भी हम नहीं जानते थे, और लाइट जो थी वो हमारे कोई घंटा आधा घंटा आती थी, और लाइट का यूज होता था केवल 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, बाद में घर पे अंधेरा होता था। और मनोरंजन के साधन के रूप में हमारे पास रेडियो तक भी नहीं था, कुछ नहीं था। मनोरंजन का साधन था कांच गोली खेलना, गलियों में खेलना, है ना, बस यही मनोरंजन का साधन था। और सुविधा के नाम पर कुछ नहीं था। रात को गर्मी लगती थी तो ऐसे पंखी हुआ करती थी, हाथ वाली पंखी हुआ करती थी, उसी से हवा डाल लेते थे। अगर ज्यादा गर्मी लगती थी तो ऐसे जो बिस्तर होता था उस पर पानी छिड़क देते थे ऐसे, और नीचे जमीन पर पानी छिड़क देते थे तो ठंडी हवा आती थी। आज की तुलना करें तो, अच्छा, आपके जीवन में मोबाइल आया लगभग जब आप 12th पास कर चुके थे तब, है ना, और आज के बच्चे जो है वो जन्मते ही मोबाइल चला रहे हैं। यानी अगर आप देखोगे आपके जीवन में ही, अगर आप अपने घर का स्तर देखोगे तो आज आपकी जो स्थिति है, आपके परिवार की जो स्थिति है वो बहुत अलग है अगर आप 20 साल पहले की देखें। तो किसी भी देश के लोगों की कैसी आर्थिक स्थिति है, कैसी उनकी शैक्षिक स्थिति है, यानी शिक्षा में कैसी स्थिति है, और उनकी जीवन प्रत्याशा कैसी है, इन 3 बिंदुओं के आधार पर किसी भी देश के मानव विकास का या मानव विकास सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। और थोड़ा सा इसको विस्तृत समझिए कि मान लीजिए आज आप रह रहे हैं किसी गांव जैसा माहौल होता है। आप चले गए दिल्ली, मुंबई चले गए, वहां आप देखोगे कि, तो वहां के लोगों को देखोगे। मैं 2012-13 में गया था। 13 में एक मेरा पेपर था सीटेट का, तो मैं दिल्ली पेपर देने गया सीटेट का। हालांकि यहां पर भी होता है, केवीएस के पेपर में देने जाता था, केवीएस के, डीएसएसबी के पेपर देने जाता था मैं दिल्ली। तो वहां देख जाते थे ना हम 2012, 13, 14 में, तो ऐसे जलन होती थी वहां के लोगों से, क्योंकि वहां के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा था। सब लोग गाड़ियों में घूमते थे, ऐसे रोड पर हम खड़े होते थे कोचिंग के बाहर, तो सब लोग गाड़ियों में जा रहे हैं, कोट पैंट सब, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, एसी लगे हुए। हम नहीं जानते थे एसी क्या होता है। हमारे लिए एसी एक बड़ा सपना हुआ करता था, मोटरसाइकिल एक बड़ा सपना हुआ करता था, कार तो बहुत बड़ा सपना हुआ करता था कि कार
सोच में ऐसे जहन में नहीं होता था कि कभी कार होगी। लेकिन आज देखोगे आप कि लोगों का जीवन स्तर बढ़ता जा रहा है, जीवन स्तर बढ़ता जा रहा है, यानी लोग पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ज्यादा शिक्षा ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है, उनकी जीवन प्रत्याशा उड़ रही है। पहले लोग बहुत जल्दी मर जाते थे, रोग से मर जाते थे और घर वाले कहते थे कि रात में भूतकंठ तोड़ियो। आज हर चीज, हर बीमारी का इलाज है। तो यही क्या है, किसी देश की मानव विकास है। और मानव विकास का आकलन कौन करता है? मानव विकास का आकलन करता है यूएनडीपी। अर्थात यूएनडीपी कौन हो गया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो मूल्यांकन करता है वो कौन करता है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट करता है। और इसी के द्वारा जो है वो ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इस सेशन में हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद जो है वो हम विश्व के अंदर भारत की क्या स्थिति है ये देखेंगे, फिर भारत के अंदर एचडीआई का क्या रोल है ना, वो देखेंगे, और फिर राजस्थान का देखेंगे। तो इसमें थोड़े डाटा मेरे पास कम है अभी। राजस्थान का 2022 का डाटा मुझे मिला नहीं, तो कोई लेटेस्ट बुक आएगी तो उसमें हम ढूंढ के आपको बताएंगे। अभी हम भारत और वर्ल्ड की बात करते हैं। शुरुआत देखिएगा, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो शुरुआत इसकी कैसे होती है, शुरुआत कैसे होती है देखिएगा। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात एचडीआई 1990 में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट 1900 एक संगठन है, 1990 में बना। ये 1990 में एक संगठन बना, यूनाइटेड नेस एक सेकंड रुको, यूनाइटेड नेशन जिसे आप क्या कहते हैं यूएनडीपी, इसकी स्थापना हुई। और इस संस्था के अंदर दो क्या थे, वैसे बहुत सारे अर्थशास्त्री थे लेकिन मुख्य रूप से एक पाकिस्तान का अर्थशास्त्री था। इस संस्था के अंदर एक पाकिस्तान का अर्थशास्त्री, जिसका नाम क्या था, जिसने एचडीआई की स्थापना की, ये थे आपके महबूब उल हक। महबूब उल हक। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि एचडीआई का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, या एचडीआई का कॉन्सेप्ट देने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? महबूब उल हक थे। महबूब उल हक थे और इनके सहयोगी थे दो सहयोगी कौन थे? भारतीय अर्थशास्त्री, क्या नाम था इनका? भारतीय अर्थशास्त्री थे ए के सेन, ए के सेन और सिंगर हंस, ए के सेन और दूसरा कौन था? सिंगर हंस। ये भारतीय थे। इन दोनों के सहयोग से महबूब उल हक ने क्या किया? एक इंडेक्स बनाया, किसका, जिसको नाम दिया इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें मानव विकास का एक सूचकांक बना। और इस संस्था के अंदर वर्तमान में कितने देश जुड़े हुए हैं? देश टोटल 189 देश जो है वो इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी इस संस्था के अंदर
189 देश जो है वो जुड़े हुए हैं, जिनका ये क्या करता है, मानव विकास सूचकांक जो है वो जारी करता है। क्या करता है, मानव विकास सूचकांक जो है वो ये जारी करता है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो सूचकांक जो होता है, सूचकांक का जो अंक होता है वो क्या होता है, 0 से 1 के मध्य होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एचडीआई का सूचकांक किस अंक से किस अंक के मध्य होता है, तो 0 से 1 के मध्य होता है मानव विकास सूचकांक का ये जो अंक होता है ये। ठीक है, और इसके अलावा देखिए क्या आएगा इसमें, एचडीआई का जो आधार होता, एचडीआई की रिपोर्ट कौन जारी करता है, एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट जो है विश्व में रिपोर्ट जारी करता कौन है, यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। ठीक है, यूएनडीपी, ठीक है, और इसका जो आधार है वो क्या है, एचडीआई का आधार क्या है, एचडीआई का आधार, इसका आधार 3 है। पहला क्या है, तीन चीजों को इसमें जो है वो शामिल किया गया है। पहला तो है आपका क्या, जीवन प्रत्याशा। पहला क्या है, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा अर्थात आयु, औसतन आपकी आयु कितनी है, आप किसी देश के लोग औसतन कितना वर्ष तक जीवित रहते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें है शिक्षा, आपके देश के लोग कितना प्रतिशत लोग आपके शिक्षित हैं। ठीक है, और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, कि आपके देश की प्रति व्यक्ति आय कैसी है। यानी किसी भी, जब भी ये यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक की लिस्ट जारी करता है तो उसमें इन 3 बिंदुओं को आधार माना जाता है। इन 3 बिंदुओं को क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। अगर हमें जीवन प्रत्याशा देखनी पड़ेगी कि किस देश के लोग कितना जीवन जीते हैं, यानी जिस देश के अंदर अच्छी व्यवस्था होगी स्वास्थ्य की, जिस देश के अंदर डॉक्टरों की अच्छी व्यवस्था होगी, उस देश के लोग ज्यादा जीवन जिएंगे, क्योंकि वो बीमार होंगे तो तुरंत उनको इलाज दिया जाएगा। अच्छी शिक्षा होगी तो वो शिक्षित होंगे तो ज्यादा विकसित होंगे, और प्रति व्यक्ति आय जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा जो है वह देश क्या होगा, विकसित होगा, डेवलपमेंट होगा। बार बार जो कमेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उन बच्चों को ब्लॉक कर दिया जाएगा, इसलिए कॉपी पेस्ट ना करें, थोड़ा सा अपना ध्यान लगाएं और देख लीजिए आपको पीडीएफ कहां मिलेगी। ये सब आपको पता है, और आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलती है, तो बार बार कॉपी पेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने का कोई अर्थ नहीं निकलता है, फिर ज्यादा कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चूंकि हमारी रीट की मुख्य परीक्षा है तो बड़ा लेवल का तो एग्जाम है नहीं, हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एचडीआई का आधार क्या है, या निम्न में से कौन सा एचडीआई का आधार नहीं है, कौन सा एचडीआई का आधार है, इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो एचडीआई का जो आधार है ये तो हो गया, अब इसमें क्या है, अलग अलग जो है वो क्या बना रखी है, इंडेक्स बना रखी है एचडीआई ने, जैसे कि अति उच्च मानव विकास, अति उच्च मानव विकास सूचकांक। कौन सा देश होगा जो अति उच्च में आएगा, जिस देश का मानव विकास सूचकांक 0 से लेकर 0.800 से ज्यादा होगा, यानी जिस देश का मानव विकास सूचकांक जो है वो 0.800 या इससे ज्यादा होगा, वह देश किस में आएंगे, उच्च मानव विकास सूचकांक, अति उच्च मानव विकास सूचकांक में आएंगे। और उच्च में कौन से आएंगे, उच्च मानव विकास
सूचकांक, उच्च मानव विकास सूचकांक में कौन से आएंगे? जिस देश को मानव विकास सूचकांक में 0.698 से लेकर और 0.783 तक अंक मिलते हैं, वो देश किस में आएंगे? वो आएंगे उच्च में आएंगे। और मध्य में कौन से आएंगे? मध्य मानव सूचकांक में वो देश आएंगे जिनको मानव सूचकांक के अंदर वैल्यू मिली है 510 से 698, 0.510 से 0.698। अगर ये आपको रैंकिंग मिल रही है तो आप मध्य में आएंगे। और निम्न में कौन आएगा? जिनका निम्न है उसमें आएंगे आपके ऐसे देश जिनको वैल्यू मिलती है 510 से कम, 0.510 से कम अगर आपको वैल्यू मिली है तो आप किस में आएंगे? निम्न देशों में से आएंगे। ठीक है, कौन सा वीडियो डिलीट किया है? रक्षिता जी, कौन सा वीडियो डिलीट किया है बताओ? कौन सा वीडियो डिलीट किया है? कोई वीडियो डिलीट नहीं करते हम। कौन सा वीडियो डिलीट करते हैं? कोई वीडियो डिलीट नहीं करते हैं, बिल्कुल। हमारी तो सारी क्लासें आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत पुरानी 2018 तक की क्लासें देख सकते हैं आप जाकर। अब देखिए, भारत का जो मानव विकास सूचकांक में स्थान है, भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान, तो देखिए 2019 और 2020 ये दो ही आंकड़े अभी हमारे पास हैं, इसके आगे के आंकड़े अभी नहीं हैं। 2019 में भारत जो था वो किस पायदान पे था? 188 देशों में 189 देशों में भारत का जो स्थान था वो कौन सा था? 129वां था। अच्छा नहीं है ये 129वां स्थान, ऐसे ऊपर से 1 2 3 4 5 करोगे तो नीचे आ रहा है भारत। और 2020 में जो भारत का स्थान है, सॉरी 2020 कर दो यहां पर, 2020 में जो स्थान है 189 देशों में भारत का स्थान है 131वां। यानी कोरोना काल के बाद हमारे देश की स्थिति थोड़ी बिगड़ी है, हम 2 पायदान नीचे आ चुके हैं। तो भारत का स्थान कौन सा है? 131वां है। और भारत को कितने अंक मिले हैं? भारत को अंक मिले हैं 0.645 जो है इसको अंक मिले हैं। और भारत आता है कितने नंबर पर? 131वें नंबर पर। ठीक है, सारी की सारी वीडियो देखो, 15 वीडियो की एक साथ तो पीडीएफ मिलेगी नहीं, जैसे जैसी क्लासें हुई है उन सभी क्लासों के नीचे पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम पर, आप जाके देख सकते हो। टीचिंग मेथड की भी डिलीट है, शायद आपने ढंग से देखा नहीं लक्षिता, कोई भी क्लास हम डिलीट नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होगा शायद, एक क्लास बनाने के लिए हमें घंटों मेहनत करनी पड़ती है, और अगर वो डिलीट कर देंगे तो फिर हमारी तो मेहनत बेकार हो गई। तो डिलीट करने वाला तो कोई मैटर ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि डिलीट करें हम। ठीक है, अब देखिए इसमें जो टॉप पर कौन सा देश है? प्रथम स्थान किस देश का है? प्रथम स्थान मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान जो है वो नॉर्वे का है। नॉर्वे का प्रथम स्थान है। और इसका जो मानव विकास सूचकांक है वो कितना है? 0.957। और अंतिम जो स्थान है इसमें, अंतिम स्थान देखो, अंतिम स्थान किसका है?
नाइजर का है, नाइजर, नाइजर, नाइजर। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो राशि में, है ना, राशि फल में विश्वास रखते होंगे। 0.394। देखो नॉर्वे और नाइजर की राशि एक ही है, जैसे राम और रावण की राशि एक ही थी ना। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाइजर और नॉर्वे दोनों की ही राशि एक ही है, लेकिन नॉर्वे सबसे ऊपर है, नाइजर सबसे नीचे है। ये 1 नंबर पर है, यह है 1 नंबर पर, यह है 189 नंबर पर। कर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अभी एक ही क्लास करवाई है हमने आपको शिक्षण वीडियो की, एक ही क्लास करवाई है शिक्षण वीडियो की, और क्लासें करवाएंगे तो आपको मिलेगी। अब बात करते हैं थोड़ी सी भारत के संदर्भ में। भारत में प्रथम जो रिपोर्ट जारी की गई थी एचडीआई की, भारत में प्रथम एचडीआई रिपोर्ट, वो तो विश्व की थी। भारत की बात करते हैं। भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं और भारत अपने राज्यों की क्या करता है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। अनिल कह रहा है कि सर अगर आज से अगर मैं तैयारी करूं सेकंड ग्रेड की तो क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूं क्या? तो भाई सिलेक्शन तो ऐसा है कि तुम्हारी तैयारी कैसी है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। आज से अगर तुम तैयारी करोगे, दिसंबर में पेपर है सेकंड ग्रेड का, सिलेबस पूरा कर लोगे क्या तुम? सिलेबस ही पूरा नहीं होगा तुम्हारा सेकंड ग्रेड का, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, कोई चीज होती है उसको ढंग से करना पड़ता है। 2001 में, कब? 2001 में प्रकाशित की। भारत ने अपने राज्यों की जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है वो 2001 में प्रकाशित की थी, ठीक है। और भारत में एचडीआई रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। यह भी याद रखना कि भारत में यह कौन रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। भारत के राज्यों की स्थिति बात करते हैं हम, भारत के राज्यों की स्थिति की बात करते हैं तो भारत के अंदर देखिएगा, भारत में टॉप 5 राज्य कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर जो राज्य आता है वो कौन सा आता है? वो आता है केरल। केरल टॉप 5 राज्यों में 1 नंबर पर आता है। इसके बाद आपका आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद आपका आता है गोवा, गोवा के बाद आपका आता है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के बाद आता है दिल्ली, ठीक है। ये 5 टॉप राज्य हैं किसमें? भारत में एचडीआई के अंदर। इसका जो सूचकांक आता है वो आता है 0.782। इसका जो सूचकांक है वो है 0.776। इसका जो सूचकांक है वो है 0.763। इसका जो सूचकांक है वो है 0.751। और दिल्ली का जो सूचकांक है वो है 0.746। अब नीचे से टॉप 5, नीचे से यानी जो सबसे नीचे है, नीचे से टॉप 5 यही पूछे जाएंगे आपसे ज्यादा से ज्यादा, और क्या पूछा जाएगा। सबसे नीचे आएगा बिहार, लिख दो आगे, ये तो प्रथम है और ये क्या है? अंतिम है, अंतिम। बिहार, बिहार का जो सूचकांक है वो है 0.574। भारत का, बिहार का,
बिहार के बाद कौन आता है? यूपी, झारखंड और एमपी। यूपी, झारखंड, एमपी और उड़ीसा। उड़ीसा। यूपी का आता है आपका 596, इसका आता है 599 और एमपी और इसका आता है 603 और 606, 0.603, 0.606। ये है राजस्थान भारत के। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान की इसमें क्या स्थिति है। अभी 2022 की रिपोर्ट नहीं आई है, तो लास्ट यही है। इससे ज्यादा लेटेस्ट आएगा, अगर दिसंबर तक आता है, जनवरी तक आता है, तो करंट अफेयर करवाएंगे, तब करवा देंगे आपको। टेलीग्राम पे सारे नोट्स डाले हुए हैं, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लास का नोट्स जो है टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। अब इसमें एक बात और लिख दो नोट लगा के, राजस्थान का कौन सा स्थान है, यह भी तो पूछा जा सकता है ना। राजस्थान का 29वां स्थान है। राजस्थान का स्थान 29वां स्थान है और राजस्थान को अंक मिले हैं 0.641 यानी 0.641। यह है आपका मानव विकास। अब इसके बाद एक रिपोर्ट और आती है मेरे पास, उसका अभी आंकड़ा नहीं आया 2022 का, थोड़ा सा पुराना आंकड़ा है 2007-8 का। राजस्थान के जिलों का भी एचडीआई आता है। राजस्थान के जिलों का भी एचडीआई आता है, जैसे गंगानगर का कितना है, जयपुर का कितना है, जैसलमेर का कितना है। तो वो हम आपको जब नया डाटा आएगा तो फिर करवाएंगे करंट अफेयर की क्लास में। अभी के लिए इतना डाटा काफी है, ये आपकी पेपर के लिए बहुत है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है? पेपर में पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मानव विकास सूचकांक जो है इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी करता है। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा यह पूछा जा सकता है कि मानव विकास सूचकांक के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद उल हक। भारत के कौन से अर्थशास्त्री इनके सहयोगी थे? ए.के. सेन और सिंगर हंस। एचडीआई कितने देशों की जारी की जाती है, या यूएनडीपी के सदस्य देश कितने हैं? 189 देश हैं। और सूचकांक कितना अंक के मध्य होता है? 0 से 1 के मध्य होता है। भारत का इसमें स्थान कौन सा है, यह पूछा जा सकता है। आधार पूछा जा सकता है और राजस्थान की स्थिति पूछी जा सकती है कि राजस्थान कितने नंबर पर है? 29 नंबर पर है। भारत जो है वो 131वें नंबर पर है। बस इस तरीके से आप जो है वो क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। इससे ज्यादा गहराई से पढ़ना फिर आपका जो है, देखो पढ़ने की तो ऐसा नहीं है कि पढ़ने से कोई हानि होगी, पढ़ोगे जितना ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्या है कि स्मार्ट स्टडी वही होती है कि अपने जो सिलेबस में है और अपने जो लेवल का है उतना पढ़ें, तो समय बचेगा और उस समय का उपयोग आप इसको बार बार रिवाइज करने में जो है वो लगा सकते हैं। तो ये आपकी यूनिट नंबर जो है वो 4 पूरी हो चुकी है और कल से हम नेक्स्ट यूनिट आपकी शुरू करेंगे, जो कि इस एसएसटी की अंतिम यूनिट है, राजस्थान में कृषि एवं विपणन, जिसमें कृषि उपज मंडी पढ़ेंगे हम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हम पढ़ेंगे। फिर आप ये जो नीचे वाली यूनिट है, मैं यूनिट का नाम बता देता हूं, कौन कौन सी यूनिट हमने पूरी कर ली है। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी हो गई है, जिसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, निर्धनता व खाद्य सुरक्षा पूरा हो चुका है ये पूरा यूनिट। सेकेंड यूनिट थी मुद्रा एवं बैंकिंग, जिसमें मुद्रा के आधुनिक रूप को हमने समझा, साख की विभिन्न स्थितियों को हमने समझा, स्वयं सहायता समूह हमने समझा। इसके बाद तीसरा यूनिट आता है उपभोक्ता के अधिकार, पूरा हो गया है। चौथा यूनिट आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, आज पूरी हो गई है। और अंतिम 5वीं यूनिट है राजस्थान में कृषि और विपणन, ये कल परसों 2 दिन में ये पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम पॉलिटी का पार्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी के 5 टॉपिक है आपके, जिसमें आपका पहला टॉपिक है भारतीय संविधान, फिर दूसरा टॉपिक है सरकार का गठन, तीसरा है स्थानीय स्वशासन, चौथा है
लोकतांत्रिक प्रक्रिया और महिलाओं का प्रतिनिधित्व। पांचवा टॉपिक है भारत की संघीय व्यवस्था। ये 5 टॉपिक है पॉलिटी के, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगेंगे, फिर आपका पॉलिटी का पूरा हो जाएगा। जैसे ही पॉलिटी और ये पूरा होगा तो आपका ऑलमोस्ट 50% जो है वो सिलेबस कवर हो जाएगा। अभी वर्तमान में आपका 25% जो सिलेबस है वो कवर हो चुका है एसएसटी का, 25%। और हमारा टारगेट है, अभी तो 5 तारीख की हुई है, अभी हमारे पास 6 तारीख हुई है, हमारे पास अभी भी जो है वो कितने दिन बचे हुए हैं, 55 दिन बचे हुए हैं। तो 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस लाइन टू लाइन कंप्लीट करवाएंगे। कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, कहीं आपको कुछ भी देना नहीं है। बस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़ो, क्लास के लिए इस परिवार के सदस्य बनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। अभी के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू।